दरअसल 16 मार्च को मैंने आखिरी शो किया था चेन्नई में, और 16 मार्च के बाद ये मेरा पहला लाइव शो है। और मैं किसी भी तरह के लाइव शो से बच रहा था, लेकिन जो मुझे बुलाने आया था उसके साथ तीन बातें थी। एक तो वो खुद वेलनेस में था आदमी, और दूसरा वो मेरे इलाके का लड़का है, और तीसरी खतरनाक बात ये थी कि वो चौधरी है। तो मैंने अपने ऑफिस वालों से कहा कि ये वाला प्रस्ताव किसी भी प्रकार से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं इतनी देर से आपकी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपकी प्रगति आख्या देख रहा था, और सचमुच बहुत अंदर से अच्छा अनुभव किया मैंने। और ऐसा लोग कहते हैं हिंदुस्तान में, अक्सर कई बातों को कहते हैं, मेरे साथ हुई हैं। 2007 में, 2006 में मैं अहमदाबाद में परफॉर्म कर रहा था, सामने वहां के मुख्यमंत्री बैठे थे, और मेरे मुंह से पहली बार निकली थी कि कब तक चीफ मिनिस्टर बने रहोगे, एक ना एक दिन तो प्रधानमंत्री बनना है। वो बन ही गए। जब वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े तो वो मेरी क्लिप बड़ी वायरल हुई, सारे चैनल्स ने चलाई कि देखो इन्होंने तब कहा था। मुझे पता नहीं था कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टर्नओवर क्या है। वो शुरुआत की रिपोर्ट देख के मैंने संजीव के कान में कहा कि भाई लक्ष्य बना लो, 2025 तक 1 लाख करोड़ की कंपनी बनना है। इसी दौरान तो अभी तक मेरी भविष्यवाणी ठीक सिद्ध हुई है भाई। अब आप लोगों के हाथ में है कि मेरी भविष्यवाणी को अच्छी सिद्ध करोगे कि नहीं करोगे, ये आप लोगों के हाथ। क्योंकि यहां तक जो आप आए हैं, ये चुनौती तो थी पर इतनी बड़ी नहीं थी। जैसे बिहार में जो कल होने जा रहा है, उसके बाद चुनौती शुरू है। अभी दो चुनाव परिणाम आ रहे हैं। एक तो आ गया अमेरिका का, तो अब की बार जॉय बिडेन सरकार तो जीत गया। अरे हमारा कुछ नहीं। मुझसे कोई पूछ रहा था कि जी इंडिया का क्या फर्क पड़ेगा रिलेशन में, ट्रंप हार गया, हमने तो ट्रंप को समर्थन दिया था। मैंने कहा नहीं, हमारा कोई रिलेशन खराब नहीं होगा। हमने तो चुनाव से 6 महीने पहले बुला के ट्रंप को कह दिया था नमस्ते। भाई कहा था नहीं हमने अहमदाबाद में। हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे सबसे पहले हमको पता था कि भाई वो हारेगा, तो हमने पहले ही बुला के कह दिया था नमस्ते भाई साहब, हो गई। लेकिन चलिए, एक बड़ा मनोरंजन सा होता रहता था। जब जब बोर होते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर देख लेते थे, हंस लेते थोड़ा। अब वो भी बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चुनौती आपके इस परिवार की, इस वेलनेस परिवार की अब शुरू हो रही है। क्योंकि जहां आप पहुंचे हैं 250, 300, 400, 500 तक, यहां सपने देखने वाला हिंदुस्तानी अगर थोड़ी सी मेहनत करे और उसे अच्छी टीम मिल जाए और वो ईमानदारी से काम करे तो अक्सर पहुंचता है। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग इस जगह तक आते हैं। मैंने संजीव से भी ये कहा, क्योंकि वो मुझसे आयु में छोटे हैं, छोटे भाई की तरह हैं। मेरे गांव से थोड़ी दूर ही उनका गांव है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं। मतलब 10-12 किलोमीटर दूर हम हैं। अगर समान एज के होते तो एक ही गांव की लड़कियों के पीछे जा रहे होते। हाँ, कई बार ऐसा होता है। लेकिन भैया ले जाओ इसे, ले जा बेटा। जहां के हम हैं वहां के तो उतार कर ले जाते। हाँ, हम जिस इलाके के हैं वहां के चौधरी तो भाइयों के चिड़ा सा घूमे हैं। तुम कितनी भी वेलनेस कर लो, हमारे यहाँ के आदमी के सवाल बड़े अजीब हैं। हमारे मोदीनगर के, पिलखवे के, मेरठ के चौधरी साहब अगर बीमार हो जाए, एक हमारे चौधरी साहब हैं परिचित, मेरठ में बड़े आदमी हैं साहब, 100-150 करोड़ के। उनके दादाजी 88 साल के हैं। अब उनके कुछ यहाँ पेन सा हुआ, तो हमने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर त्रेहान साहब से मेदांता में, कि भाई साहब आप देख लो जरा, बड़े आदमी हैं और बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें बिठाया और पूछा, हाँ अंकल तो क्या प्रॉब्लम होती है आपके इसमें, क्या प्रॉब्लम होती है? दादाजी ने वो बात बताई कि डॉक्टर त्रेहन जैसा हार्ट स्पेशलिस्ट भूल गया कि क्या बात है। दादाजी से पूछी हार्ट के, दादाजी क्या प्रॉब्लम होती है? पता नहीं भाई, यार धुम्मा सा उठे है। अब ढूंढ ले क्या उठे है। हमारे यहां तो बीमार भी ऐसी बात बताता है आदमी को, डॉक्टर कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, हमारे यहां के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है उसे।
जैसे मेरा एक कजिन है, छोटा भाई है मेरा, वो हमारे कॉलोनी के कोने पर ही उसका हॉस्पिटल है, MBBS MD है, आगरा से पढ़ा हुआ मेडिकल कॉलेज से, और किंग जॉर्ज से उसने MD की। अब उसके पास एक ताई जी आती हैं, 70-72 साल की आती हैं। वो दो चीजों से परेशान है, एक तो अपने पति से और एक घुटने के दर्द से। अच्छा, दोनों की शिकायत वो डॉक्टर से करती हैं। तो कई बार डॉक्टर पता नहीं चला पाता कि बात क्या कह रही हैं। भाई जवानी तो निकाल ली इसके साथ, अब ना बैठा जा रहा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा घुटने की कह रही हैं कि अंकल जी की कह रही हैं। तालियां कम बजाते हो आप, दूर दूर बैठे हो। अच्छा वो बेचारा समझने की कोशिश करता, हाँ ताई जी फिर कैसे हो गई? भाई पहले तो मैं इसके हिसाब से उठ बैठ जा गई, अब तो भाई साहब यूं सही सांझ तंग करने लगे। भाई भैया लाला यूं बताऊं, जैसे जैसे पुराना हो रहा है इसके ऐप बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उसकी समझ में नहीं आ रही किसकी कह रही हैं। फिर वो पूछे, ताई घुटने की बताओ हो कि ताऊ की? भाई दोनों ही तंग कर रहे हैं, पर तू तो घुटना ही देख दे यार। फिर वो ऑइंटमेंट लिख के देता है, एक पर्ची पर ऑइंटमेंट लिखा, ताई यो ले लियो, रगड़ लियो शाम को सोने से पहले। तो उस पर आगे ऑइंटमेंट लिखा अंग्रेजी में। ताई ने पर्ची देखी, फिर पर्ची दोनों तरफ से, भाई किधर से रगड़नी हो, जिधर से लिख रहा हो उधर से, जिधर से ना लिख रहा हो उधर से। तो हमारे क्षेत्रों में तो वेलनेस में आपका या किसी भी प्रोडक्ट में जब आप 300-400 पे पहुंच जाते हो, जब अब आपके सामने जो दिक्कत आएगी, जो प्राइम लोग आपके हैं, जिनमें संजीव और हमारे तमाम साथी हैं, जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी, आप लोग छोटे कस्बों से आए हो, छोटे सामान्य परिवारों से आए हो। हम भी ऐसे ही कस्बे से आए हैं। हमारे पिताजी प्रोफेसर थे, टीचर थे। तो 24-25 तारीख को चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती थी। हमारे यहाँ शेर है कि गालिब का एक शेर है, मीर का कि हम हुए कि वो हुए कि मीर हुए, सब एक ही जुल्फ के असीर हुए, सब एक ही महबूबा के शिकार हैं। हम जो नौकरी करने वाले लोग हैं, इस शेर को ऐसे पढ़ते हैं कि हम हुए कि वो हुए कि मीर हुए, 25 के बाद सब फकीर हुए। सब ऐसे ही करते ना, भाई कुछ पैसा पड़ा जरा दे दियो यार सैलरी आएगी, दे दियो यार सैलरी आएगी। यहां से आए हुए लोग हैं हम लोग, है ना। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इस देश की राजधानी के एयरपोर्ट के पास एक बड़े ब्रांड के 5 स्टार होटल के लॉन्ज में बैठे हुए हैं। अगर इसमें बैठे हुए किसी आदमी को अपने बारे में यह शक है कि वो कमजोर है, तो वो अपने सपनों के प्रति अपराधी है, अपने अपनों के प्रति अपराधी है। अगर आप में जरा सा भी कमतरी का भाव है, अगर आप में जरा सी भी कॉन्शियसनेस है कि मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं कैसे करूंगा, तो आप अपराधी हैं, यू आर गिल्टी। क्योंकि हम जहां से आए हैं वहां से, हम तो देखो संजय, मैं घर में सबसे छोटा हूं, मेरे से बड़े 4 भाई 1 बहन, है ना। पुराने लोग पुरुषार्थी थे, बहुत मेहनत करते थे। तो हम 5 भाई बहन। अब हमारे घर में हमसे छोटा सिर्फ कुत्ता था जो हमने पाल रखा था। जैसे हमारे पिताजी शाम को कहते थे, पहले क्या होता था, गर्मी में लाइट चली जाती थी, उत्तर प्रदेश में तो बहुत जाती थी, अब भी जाती थी पीछे, अभी भी जाने लगी थी, पीछे बहुत जाती है, अब थोड़ा सा हुआ है। शुरू में तो जब योगी जी की सरकार आई थी, तो हमारे पिलखे में तो एक बार भी आया, तो लोगों ने योगी जी की जिंदाबाद तो हमारा लाइट बहुत जाती थी। जब लाइट जाती थी तो क्या होता था, पुराने घरों में याद होगा, छत पे पानी छिड़क लो भाई, है ना, और वहां खाट बिछा लेंगे, चटाई बिछा लेंगे। तो हमारे पिताजी सबसे बड़े वाले भाई से कहते थे, मनोज ऊपर बाल्टी लेके पानी छिड़क आओ। वो उनसे छोटे से कहते थे जो वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, अरे संजय जरा, संजीव नाम है उनका, अरे संजय जरा चला जियो। वो उनसे छोटे कहते थे, विकास तू चला जाइयो। हमसे छोटा कुत्ता था, तो जैसे ही विकास जी तक बात आती थी मैं बाल्टी लेके ऊपर चल देता था। तो भाई हमारा तो जिक्र आएगा ही। अच्छा, हम जिस संस्कार में पैदा हुए, जिन कस्बों में पैदा हुए, वहां ऐसा नहीं था। जैसे आजकल तो क्या है, 1-2 बच्चा होता है, बेटी से भी आप जोर से बोल लो तो पत्नी आके कहने लगती है कि उसको शायद हर्ट हो गया, एक बार जरा बात कर लो, एक बार कन्विंस कर लो, है ना। मतलब ऐसे करना पड़ता है, चिराग पासवान से कहना हो कि ना भाई तुम्हारे साथ ही लड़ ले। हमारे टाइम में तो बहुतायत होता था, और मतलब हम इतने कुट पिट के यहां तक पहुंचे हैं। हमारे टाइम में जरूरी नहीं था कि आपका बाप ही आपको पीटे।
उनके जितने दोस्त होते थे सब हाथ साफ करते थे आप। अच्छा, हमारे टाइम पे हमारा बाप हमको इसलिए नहीं पीटता था कि हमसे प्रेम करता था, हमें वो इसलिए पीटते थे कि उनके बाप ने उन्हें पीटा होता था। हमारे इलाके में आज भी अगर कोई बाप अपने बच्चे को नहीं पीटे तो पड़ोसी शक करते हैं कि कहीं बाहर से तो नहीं लाए। अमेरिका में तो क्या कानून है साहब। मैं 2004 से अमेरिका जाता हूं लंबे लंबे शोज करने, 45 दिन के। अजीब कानून है। बच्चे को आप डांट नहीं सकते, पीटना तो छोड़ो, मैन हैंडलिंग का केस हो जाता है, 009 पे बच्चा फोन कर देता है। के पास खैरथल के एक मारवाड़ी रहते हैं, वहां उनका बच्चा था, मैंने पीट लिया, खुद का ही था। लेकिन बच्चा भी कमला हैरिस बनना चाह रहा था। बच्चे ने बाथरूम में जाके 009 फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। जैसे तैसे उनकी जमानत हुई, जैसे तैसे छुटे। बच्चे को बड़े प्यार से रखा उन्होंने साल भर, कुछ नहीं कहा। पिछली साल वो भारत घूमने आए थे, तो एयरपोर्ट तक ठीक से लाए, इमिग्रेशन तक आराम से लाए, और बाहर पार्किंग में आके उन्होंने जूता निकाला। और 4 जूते दिए। बोला साढ़े आप बुला किसे बुला गया तो। तब मुझे पहली बार पता चला ये एनआरआई हर साल भारत क्यों आते हैं। मैं तो उससे पहले समझता था देश प्रेम के चक्कर में आते हैं, बाद में पता चला ये तो बच्चे कूटने आते हैं। तो अब क्या, देखो मैं बात जहां से शुरू की थी 10-15 मिनट बीत गए। यही मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं चलता कहां हूं पहुंचता कहां हूं पता नहीं रहता है मुझे। यहां जो प्रॉब्लम अब आपके कंधों पे आने वाली है, मैं पहले आपको डरा लूं ताकि फिर आप मेहनत करें। 250, 300, 500 करोड़ पे हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ इन्वेस्टर, कंपनी शुरू करने वाले लोग, सबसे प्राइम लोग, और आप जैसे लोग जो यहां बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं होटल्स में, थकने लगते हैं। जैसे आदमी को इस देश में 1 करोड़ रुपए साल कमाना बहुत मुश्किल काम है, घुटने लग जाते हैं। 1-2 करोड़ रुपए से 100 करोड़ करना ज्यादा कठिन काम नहीं है। 2 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो, 2 अच्छे एमबीए रखो जो पीपीटी बनाते हो। पीपीटी जानते हो ना, एमबीए होंगे आपके यहां, बनाते होंगे आपके यहां भी। मतलब उसको पीपीटी बनाने की इतनी आदत पड़ जाती है कि घरवाली कहे सब्जी ले आओ तो उसकी भी पीपीटी मांगता है कि ला पीपीटी। बोले भिंडी तो लाए नहीं थे, बोले उसकी स्लाइड कहां थी। तो उसको पीपीटी की आदत पड़ जाती है, उसकी जिंदगी पीपीटी हो जाती है, हर बात में पीपीटी बनाओ। तो 1-2 एमबीए रख लो आप, 2 बैंक के मैनेजर से परिचय रखो जहां से लोन लेना है, जिनका पता हो या हरिद्वार जाना पसंद करते हैं कि बैंकॉक जाना पसंद करते हैं, और आप 200-250 करोड़ रुपए का काम कर लेंगे। अब क्या है, वो जब ये आप कहते हो 250 करोड़ 500 करोड़, तो जेब में तो होता नहीं है, ये तो टर्नओवर में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, गोदामों में होता है, प्रोडक्ट में होता है, सेल्स में होता है। लेकिन गांव में खबर पहुंच जाती है कि फलाने का लौंडा तो 500 करोड़ का हो लिया, तो गांव के जाहर पीर की जात का पैसा भी आपके जिम में, और वो टीकरी वाली मौसी की लड़की के देवर का कैंसर का इलाज भी आपके जिम में। और जिसका नहीं करो, बोले अजीब काय के 500 करोड़ है, 2 लाख रुपए मांगने गए, उसमें टैं बोल गए। बताओ आप, फिर आप क्या होता है, आप थकने लगते हो, कभी पैर बाहर कभी पैर अंदर, आप ऐसे ही खींचते रहते हो, है ना। ऐसे मुश्किल समय में अगर आदमी आध्यात्मिक चेतना से ना जुड़ा हुआ हो या इसकी तरह फौजी ना हो संजीव की तरह, तो उसकी जिंदगी में 2 चीजें जरूर आती हैं, एक मास्टर एक मिस्ट्रेस। एक तो बाबा आ जाता है कोई, जिसकी फोटो लगी रहती है, हर बात पे यूं करता है वो बाबा को, बाबा जी की बड़ी कृपा है, बाबा जी ने कहा है घर से मत निकलियो, नीला कच्छा पहनियो। कई बाबा जी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कच्छा पहनिए मत। अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक तो बाबा जी, एक मास्टर आ जाता है, एक मिस्ट्रेस आ जाती है, एक कोई जान होती है जो नोएडा में रहती है, गुड़गांव में रहती है, कहीं रहती है, उसके पास जाओ। फिजिकली थक जाओ तो उसके पास चले जाओ, स्पिरिचुअली थक जाओ तो उसके पास चले जाओ। हाँ, ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेरे जीवन में नहीं है, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं। फिर आदमी बेचारा मेहनत करता है, थकने लगता है, उसने अपनी फिजिक दांव पे लगाई होती है 20-25 साल 15 साल, है ना। फिर एक दिन शाम को उसे अचानक क्या दर्द होता है। जब वो अस्पताल जाता है, घरवाली लेके जाती है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई साहब गैस का नहीं है, नली बंद हो गई है और अब इसकी सफाई होगी। फिर उसके बाद वो 15-20 दिन 25 दिन बाद जब उसे पता चलता है कि निकलने वाले थे, जैसे तैसे आए हैं लौट के मैदानता से,
या एस्कॉर्ट से या एम से, फिर वो ज्ञान की बातें करने लगता है। भाई साहब जिंदगी में क्या रखा है, बहुत कमाया, अब तो बस बच्चे जो करें करें और आगे जो करें, हमारा तो हो गया है। फिर वो आपके घर में घुसने पे इंटीरियर नहीं देखता, घर के बाहर खड़ा हुआ पेड़ देखता है, ये तो अर्जुन का है भाई साहब, इसकी छाल तो डायबिटीज में बहुत काम आती है। ये वो समय होता है जब आदमी के बेडरूम से रूम फ्रेशनर गायब हो जाता है और ईसबगोल की भूसी प्रवेश करती है। ये वो समय होता है। यहां से भारतीय, अधिकांशतः भारतीय एंटरप्रेन्योर का साहस कम होना शुरू होता है। ये कंपनी अभी अपने बचपन में है। अगर आप इस बात पर खुश थे, आपने तालियां बजाई, मैं देख रहा था जब जब अचीवमेंट होता था बहुत खुश हो जाते थे। जो हॉल में बैठे लोग हैं वो भी बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, एक बच्चा घुटनों चलता है, पहली बार दो पैर पे खड़ा हुआ है लड़खड़ाकर, जैसे उसके खड़े होने पर मां बाप ताली बजाते हैं, इन तालियों को इतनी ही महसूस करना। ये चाल नहीं है, तेजी नहीं है, यात्रा नहीं है, अभी सिर्फ ये खड़ी हुई है दो पैरों पर। और जैसे छोटे से बच्चे को घुटनों से अचानक पहली बार खड़ा देखकर मां बाप खुश हो जाते हैं, इतना ही खुश हो जाइए, इसकी चाल आगे बची हुई है जो आपके माध्यम से चलेगी। तो सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या, आप जिस काम में हैं उस काम में कोई दुकान नहीं है, उस काम में कोई टेलीविजन का विज्ञापन नहीं है, है ना, उस काम में बाकी चीजें नहीं है। पर आपके साथ एक नुकसान है, एक फायदा है। एक फायदा तो यह है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए आप जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो आपने बनाया है, वो हजारों लाखों वर्ष पहले से है। उसकी ब्रांडिंग 1000 साल 10,000 साल के ऑलरेडी है। आपने थोड़ी बनाई अश्वगंधा, आपने थोड़ी बनाई शतावरी, आपने थोड़ी बनाया लवण भास्कर, आपने थोड़ी बनाया च्यवनप्राश। ये तो वर्षों का है, चरक बना चुके हैं अपने यहां। ये जांचा परखा है। अगर आप किसी भी महिला को कहिए, किसी भी पुरुष को कहिए कि ये आयुर्वेद की दवा दे रहे हैं, तो भारतीय मनुष्य में, और भारतीय क्या इस पूरे कॉन्टिनेंट में जिसकी 200 करोड़ की आबादी है, जिसमें श्रीलंका भी है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, बर्मा भी है, इन सब देशों में, एशिया के देशों में 200-250 करोड़ में आयुर्वेद की ऑलरेडी मान्यता है। ये तो आपका फायदा है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देना है, अपने लोगों को देना है जिसके बारे में आपको समझाना नहीं है। तो तीन चीजें हो गई। पहली चीज तो है कि कंटेंट बिकता, तो कंटेंट है असली चीज, तो कंटेंट बिकेगी। अगर आप सोचो कि ये हॉल में बैठे हुए मार्केटिंग टीम बेच लेगी, मार्केटिंग की स्किल बेच लेगी, तो नहीं बेच सकते। वो केवल 2-3 चीजें हैं जो बेच लेती है। राजनीति बेच लेती है, झूठ बेच लेती है, हमें अनुभव है। हाँ, हमसे ये पूछ रहा था, बोले भाई साहब आपने भी तो पॉलिटिक्स की थी। मैंने कहा हाँ की थी, फिर हमारे साथ हो गई, इसमें क्या है भाई, कोई आपकी मजाक उड़ाए इससे अच्छा अपनी उड़ाओ। हम तो ऐसी जगह के रहने वाले हैं। हमारे इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए और देखिए साहब, मैं तो बहुत खुश हुआ कि ये जो पूरी आपने दिखाई, ये हिंदी में दिखाई, ये बड़ी अच्छी बात है। वरना आदमी थोड़ा पैसा कर लेता है तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह अंग्रेजी में बना लेता है ना, Going to the horizon of life, ऐसा करके बोलता है। अच्छा, वो जो होराइजन ऑफ लाइफ, पीछे बैठे वाले आदमी की समझ में नहीं आ रहा, भाई लाली गाली दे रही है कि क्या कह रही है। बोलता हमारे इलाके का आदमी तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोले, यही बड़ी बात। पूरी दुनिया ने जितना नुकसान अंग्रेजों का किया होगा उससे ज्यादा हमने किया, मेरठ कमिश्नरी वालों ने। अंग्रेजों ने 200 साल हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम लोग वो अंग्रेजी के साथ करते हैं। हम लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। आप देख लेना, कितनी भी बड़ी पार्टी 5 स्टार में दे ले आपका ग्रुप, संजीव कितनी भी बड़ी पार्टी अपनी फैमिली की दे ले, रात में ये जो लॉन्च मैनेजर होगा उससे यही पूछेगा, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को भी खिलाओ आप। ये जो लेडी पर लेडियों चढ़ाने की मुद्रा है, जेंट को जेंटों करने की जो ग्रामर है, ये केवल हमारे इलाके में पाई जाती है। ये केवल हमारे मेरठ कमिश्नरी का कार्यक्रम है। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या, ये तो आपका फायदा हो गया कि आप ऐसा ब्रांड बेच रहे हैं, ऐसी चीज बेच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसके बारे में अच्छी बातें हैं। खराब चीज क्या है कि पिछले 50-100 सालों में पूरे विश्व के धंधों को विज्ञापन आधारित कर दिया गया है, चमक आधारित कर दिया गया है। और ये चमक किसने की? मार्केट ने की। पश्चिम के पास मार्केट का प्रोडक्ट था लेकिन मार्केट नहीं थी।
छोटे छोटे देश हैं। हमारी कितनी आबादी है? 135 करोड़, और इतने तो वो हैं जो काउंटेड हैं। हाँ, कुछ लोग तो गिनती से भी छूट गए होंगे ना भाई। जब जनगणना वाला आया तो छत पे सोया था, बहन हुई, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं हुई, पता नहीं चली उसकी। तो समझते हो बहनों? फूफा, फूफा समझते हो? पूरे भारत के लोग हैं, समझते ही होंगे। हाँ, फूफा मतलब भूतपूर्व जीजा। उसका एक ही काम होता है, हर शादी ब्याह में बाहर बैठ के फूफा करता रहता है वो, इसीलिए उसको फूफा कहा जाता। तो हम 135 करोड़ हैं, इतना बड़ा देश है। अब कई देश हैं। मैं 2012-14 में मैं न्यूजीलैंड पहली बार गया, तो वो न्यूजीलैंड में वहां का हमारा एक बालक है, लेबर पार्टी से चुनाव भी लड़ा इस बार डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ। तो वो मुझे लेने आया, आलोक, इंदौर का लड़का, वहीं का नागरिक है। तो मैंने उससे पूछा कि आलोक, कितनी तुम्हारे यहाँ की कितनी पॉपुलेशन है? बोले भैया 45 लाख। मैंने कहा इतने तो मेरे फेसबुक पे हैं, अब तो 65 हो गए, तब 45 थे। मैंने कहा एक देश तो मैं ही चलाता हूं सुबह उठ के भाई, ये कोई देश है? तो हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, और इस आबादी को कैटर करने के लिए दुनिया की कंपनियों ने मार्केटिंग स्किल का सहारा लिया। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं शुरू से देखता था टेलीविजन के विज्ञापन। एक विदेशी कंपनी का रेजर लेके एक आदमी दाढ़ी खुरचता था, और 15 महिलाएं आके उसके हाथ फेरने लगती थी इधर उधर। मेरी समझ में नहीं आता कि दाढ़ी खुरचने का स्त्री से क्या मतलब है। शुरू शुरू में जब मेरी दाढ़ी होगी तो मैंने भी उससे खुरची, और मैं अपने मोहल्ले के बाहर आया रात के समय, खुरची, 15 कुत्ते भौंकने लगे मेरे पीछे। मैंने कहा ये क्या है यार? तो आपके पूरे दिमाग पर आप आज के बाद से, इस शो के बाद से रात को जाकर विज्ञापन देखना। जब भी आप टीवी चलाओ, कोई कपिल शर्मा शो चलाओ, आज तक चलाओ, जी चलाओ, कुछ भी चलाओ, आप विज्ञापन देखना। उन विज्ञापनों की वैज्ञानिकता देखना, उनका लॉजिक देखना। लॉजिक है ही नहीं। कार निकली, बिल्ली आ गई, एक औरत आई, वो मछली में बदल गई, है ना। वो कौन सी गाड़ी आई थी, हमने भी ली, वो अभी नई नई सी बड़ी लंबी सी लिमोजिन, किया लिमोजिन। अजीब अजीब से विज्ञापन है उनके। अच्छा, एक आदमी फौज की वर्दी पहन के जीप में से बाहर गिरेगा, फिर मिट्टी उठा के कहेगा ये है वो मिट्टी जिसके लिए हो जाते हैं कुर्बान, और इससे बनी हुई फलानी टाइल खरीद लो। अरे यार भाई, उसने भी नौकरी करी है फौज की, उसने कम से कम अपना प्रोडक्ट ये कह के तो नहीं बेचा कि मैं था फौज में, मैंने मार दिए थे 2 पाकिस्तानी, आओ मेरा च्यवनप्राश खाओ। हैं? क्या बकवास है भाई। दैट वॉज योर ड्यूटी, यू वर डूइंग दैट। आपका काम था, आप सैलरी ले रहे थे, आप काम कर रहे थे। आपके इस काम के लिए देश आपको सलाम करता है, धन्यवाद देता है कि आपने राष्ट्र की सेवा की। लेकिन इसे आप, इस राष्ट्रवाद को, इसको दुकान कैसे बना सकते हो? लेकिन आयुर्वेद इस देश के मन प्राण में है। आयुर्वेद के प्रति सहज श्रद्धा है इस देश में, लेकिन आयुर्वेद को अपदस्थ करना था। आप याद करो अपने बचपन में, बहुत जो सीनियर लोग बैठे हैं उनको याद होगा, जवान बच्चों को शायद याद ना हो। हमारे बचपन में एक ऐड आता था, अजी आटा घिसने से कहीं दांत साफ हुए हैं, आता था। कोयला या आटा घिसने से दांत साफ, इंटरनेशनल कंपनी बेचा करती थी, मैं नाम लेके उसे बड़ा नहीं करूंगा, दूसरी कंपनी के शो में, है ना। मानिए मत मानिए, आयुर्वेद के जो पायनियर्स जो लोग हैं, चाहे उनमें पतंजलि भी हो, चाहे आप लोग हो, उन्होंने आज इस स्थिति में उस कंपनी को पहुंचा दिया है कि वो भी अपने कोलगेट को लेके आए कि वेदांजलि, आते ना। मैंने कहा भाई वेद में कहां लिख रहा था दांत साफ करने के बारे में, लेकिन लाए वो यहां तक लाए। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को अपने अखाड़े में उतार लो तो वह आधी लड़ाई हार जाता है। ध्यान रखना, आपके मार्केट में जो भी प्रतिद्वंदी हो, अगर आप अपनी स्किल सेट से, अपने नए तरीके के कामों से अपने अखाड़े में उतार लोगे तो हार जाएंगे। तो आपका सबसे पहला चुनौती है लोगों के अंदर अपने प्रोडक्ट, अपने काम के बारे में विश्वसनीयता पैदा करना। मुझे पहली मुलाकात में संजीव ने एक तुलसी की एक ड्रॉप दी, क्या नाम है उसका, पंचतुलसी, और उन्होंने कहा भाई साहब आप इसको पानी में लिया करो, और पानी जब भी पिया करो 2 बूंद 4 बूंद डाल लिया करो। तो मेरा जो अटेंडेंट है, जो मेरे कमरे में मुझे पानी देने आता है, सामान देने आता है, मैंने उस लड़के को कहा कि बेटा, कल ही कहा उसको मैंने दोपहर सुबह, मैंने कहा बेटा ये रख लो, जब भी मुझे पानी दो मुझे बिना बताए 4 बूंद डाल दिया करो, बात खत्म हो गई। अब अगर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वो खत्म होने वाली होगी, मुझे अपने अंदर अनुभव होने लगेगा कि अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है, मुझे रात को नींद ठीक आती है,
सुबह को फ्रेश ठीक होता हूं, तो भाई साहब वो मेरा फोन उठाया ना उठाया, मैं तो कंपनी के किसी डीलर को पकड़ के अपने लोगों से कहूं, भैया लेके आओ, बड़ी अच्छी चीज थी, मुझे चाहिए, मैं तो कहूंगा। और अगर उस चीज ने मुझ पर असर नहीं करा, है ना, और उसके बाद मुझे ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए संजीव के भाई साहब 5 करोड़ रुपए ले लो, तो मैं विज्ञापन तो कर दूंगा कि लेनी चाहिए, पर लूंगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? द लास्ट विनर इज कंटेंट। हमारे कवि सम्मेलन की दुनिया में, पोइट्री की दुनिया में भी, जो पहले हमारे कवि थे जो कुर्ता पजामा पहनते थे, धोती पहनते थे, जब हमने इसको थोड़ा बनाना शुरू किया, इसको अलग तरीके से ब्रांड किया पिछले 15 सालों में, अब जो नए बच्चे आए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डिजाइनर कपड़े पहन लो, है ना जी, और बड़ी गाड़ी चाहे किराए की ले लो किसी की, एक मैनेजर रख लो, फेसबुक पे बैनर बना दो, सुबह उठ के जितने जीए मरे हैं सबकी श्रद्धांजलि कर दो, तो ऐसे कुमार विश्वास हो जाओगे। मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि बेटा ऐसे नहीं होगे, इसके लिए मेरी तरह 30 साल के शुरुआती 10 साल रोडवेज की बसों में ऐसी तैसी मनानी पड़ेगी, मेले मेले में जाना पड़ेगा, तब जाके यहां पहुंचोगे। अगर सोचो कि पहले दिन ही चौपर से उतरोगे, पहले ही दिन ब्रांड हो जाओगे, तो पहले दिन नहीं होगे। कोई भी आदमी जो शीर्ष पर है, आपके प्रोडक्ट में भी जो लोग शीर्ष पर हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए। देखो एक बात मैं बता दूं, नीचता हो या महानता हो, सभी कामों के शीर्ष पर पहुंचा हुआ आदमी ऐसे ही नहीं बनता। बड़े से बड़ा आतंकवादी भी, बड़े से बड़ा अपराधी भी, जो बड़ा अपराधी बना वो एक दिन नहीं बना। 650 अपराधी घूम रहे हैं, जो कहते हैं जी इनका क्या है, तो मर्डर करते ऐसे, नहीं भैया ऐसे नहीं बना, कुछ अलग हुआ है, कुछ अलग किया है, कुछ अलग कहानी बनी है। 4 चीजें हैं। पहली चीज है इच्छा शक्ति, कि मुझे करना है। हमारी दादी कहती थी, बेटा मन से रोए तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है, पर रोए मन से, वरना तो भरी आंख से भी नहीं निकलता, है ना। और हमने वो अपनाया। हमसे जब लोग कहते थे कि नहीं होगा, कविता कहां है, पोइट्री कौन सुनता है, पहले होता था ना कवि होना। आप 70 से पहले की, 80 से पहले की हिंदी फिल्में देखो, उनमें शायर कौन होता था? कुर्ता पहने हुए, एक झोला लटकाए हुए, एक चप्पल वाला आदमी, इरिटेटिंग, जिससे हीरोइन भी इरिटेट होती थी, हीरोइन की सहेली भी इरिटेट होती थी। वो जनरली हीरो का दोस्त होता था और हीरोइन की सहेली से लगा रहता था, है ना, होता था। और हीरोइन की सहेली से झटकती रहती थी कि शायरी करता है हर समय। ब्रांड बदला, चीजें बदली। आपको छापा फोर्ब्स ने, हमको भी छापा, जो 100 माइटी से इंडिया टुडे ने उसने छापा, भारत के 100 सबसे सबसे प्रभावशाली लोगों में छापा। तो इसलिए नहीं छापा, लोगों को लगा कि ये कवि क्यों है। बहुत सारे लोगों को लगा कि कवि 18वें नंबर पर क्यों आ गया, क्योंकि आपने लगातार उस दिशा में सोचा। और मेरे को अब भी कम लगता है। मेरे पिताजी मेरी पत्नी से पूछते हैं, भाई चाहवे क्या है, अब और क्या चाहिए इसे? तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ब्राजील के समुद्र तट पर धूप सेकती हुई लड़कियां हिंदी की कविता गाएंगी, कोई दीवाना कहता है, उस दिन मैं समझूंगा मैंने कुछ किया है। हिंदुस्तान गा रहा है, पाकिस्तान गा रहा है, अफगानिस्तान गा रहा है, बांग्लादेश गा रहा है, तो क्या गा रहा है? वो तो आवारा हूं भी गाते हैं, वो चीज बड़ी है मस्त मस्त भी गाते हैं, कोई दीवाना कहता है भी गा रहे हैं, तो क्या गा रहा है? लेकिन ब्राजील वालों का जब हम उलाला गा सकते हैं, उन्हीं का तो था वो उलाला, जो हमारे किंगफिशर वाले आए थे कहते हुए ले भी गए उलाला। जब उनका हम गा सकते हैं लिव इन द विदा लोका, तो हमारा वो नहीं गा सकते हैं। ये जो सपने की, एक बात ध्यान रखना इस हॉल में बैठे हुए लोगों, दृष्टि से अंतर नहीं पड़ता, दृष्टिकोण से अंतर पड़ता है। नजर से अंतर नहीं पड़ता, नजरिए से अंतर पड़ता है। नजरिए से अंतर पड़ता है। नजर तो, आंख तो दो सबको दी है भगवान ने, आपको भी दी है, मुझे भी दी है, जिसको नहीं दिए उसे ब्रेल दी है। लेकिन दृष्टिकोण से अंतर पड़ता है कि आप सोचते कैसे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पक्षी होता है चकोर, नाम सुना है उसका? आंखों की उपमा दी जाती है चकोर जैसी आंखें, बड़ा सुंदर पक्षी होता है। मैं मुरादनगर के पास जो मेरा जगह है जहां मैं रहता हूं, केवी कुटीर, उसमें बहुत सारे आते हैं, खंजन भी आते हैं, चकोर भी आते हैं, बहुत मुश्किल से दिखता है। वो चकोर बड़ा कवियों का प्रिय पक्षी है, उसे देखना बड़ा शुभ माना जाता है। मैंने सोचा क्यों? चकोर पृथ्वी पर रहता है लेकिन चंद्रमा की ओर देखता रहता है रात भर, यानी कि वो रहता जमीन पर है लेकिन उसकी दृष्टि में सबसे खूबसूरत चीज है, इसीलिए वो आदरणीय है। गिद्ध उड़ता आसमान में है लेकिन नीचे चूहे की लाश तकता है, इसलिए आदरणीय नहीं है। आप रहते कहां हैं? आप रहते सबसे पॉश कॉलोनी में, आपका पेंट हाउस है, आपका बंगला है, लेकिन आपकी मन बहुत छोटा है, आपकी सोच बहुत छोटी है, तो आप छोटे हैं। लेकिन आप पैदा हुए हैं रामेश्वरम के एक मल्लाह के घर में,
और आपकी सोच है कि मिसाइल बनाकर हिंदुस्तान को सबसे बड़ा बना देंगे, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। आपकी सोच बड़ी। भारत असंख्य संभावनाओं से भरा हुआ देश है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जवान देश है, बहुत जबरदस्त शक्तिशाली देश है, अद्भुत वाला। बस एक समस्या भारत में है कि बचपन से लेकर आज तक परिवार और व्यवस्था हमारे युवाओं की प्रतिभा और उनके इरादों में भरोसा नहीं पैदा करते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जानता नहीं हूं, केवल 2 बार संजीव से मिला हूं, नौकरी छोड़ के इन्होंने धंधा करने की सोची होगी तो 50 घर वालों ने कहा होगा पावला हो गया क्या, सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर ले। फौज से आया क्या करेगा, फौज से आगे क्या करेगा। एक कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज हो गए, ड्रिल करा दी सुबह सुबह, साहब की गाड़ी आई तो सलाम मार दिया। यही तो काम सबसे कहा जाता। मुझसे कहा गया इंजीनियरिंग छोड़ के क्या करेगा, कविता कहां गाता फिरेगा। और यूएस में क्या होता है, बाहर विदेश में क्या होता है, 12वीं करके अगर कोई बच्चा ये कहे मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, मैं कुछ नया सोचना चाहता हूं, तो वहां की सरकार $2000 पर मंथ उसको 4 साल तक देती है कि बेटा बैठ और सोच, कुछ कर, कुछ नया सोच के आ, हो जाएगा। और होता है, और वहां का आदमी कर देता है। तो भारत में अगर किसी आदमी ने प्रगति की है, भारत में अगर ये कंपनी यहां तक पहुंची है, तो आप ये समझिए कि अमेरिका में कोई कंपनी यहां तक पहुंची हो, उससे कम से कम 10 गुना बड़ा काम है कि इतनी पारिवारिक, पूरी सांसारिक और पूरी व्यवस्था की चुनौतियों में अगर आप यहां पहुंचे हैं, तो आपने बड़ा काम किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। क्योंकि भारतीय व्यवस्था में तो बात ही ना से शुरू होती है। भाई साहब ये काम ना जी हो तो ना हो सकता, ये कैसे हो जाएगा, अजी ऐसे कर, आज तक ना हुआ अब कैसे हो जाएगा। अबे 40 साल पहले तू भी तो पैदा नहीं हुआ था, हुआ कि हुआ नहीं है? बताओ आप जिससे बात करो बोले भाई ऐसे कर लें क्या। हम आजकल खेत पे काम करते हैं, तो मैंने कहा एक से कि भाई आर्किड उगा ले, आर्किड, वो इंदौर में किसी ने उगाए थे, हम भी आर्किड उगा ले। ना जी यहां ना होते। मैंने कहा मने करे मिट्टी तुझसे कहने आई, अजी उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए तो बना लेंगे ना जी, वो तो कवर में होगा तो प्लास्टिक लगा लेंगे, देख लो जी आप कर लो, है ना। अब हो जाएगा 6 महीने बाद, अच्छा हो जाएगा। भाई गजब कर लिया तुमने तो, यो आर्किड मार्केट, वो आके खड़े हो जाएंगे। सफलता के 100 बाप हैं, असफलता की कोई मां नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने दोनों फेज देखे हैं, तथाकथित सफलता का फेज भी देखा है और तथाकथित असफलता का फेज भी देखा है। आदमी 180 डिग्री बदलता है। असफलता में जो आदमी आपको देख नहीं रहा होता, सफलता में वो आके, हमने एक 2 पैसे की सरकार बनाई है 2 बार, हाँ अच्छा उसमें गलती हो गई, जिसको दी उसने आधी कौड़ी की कर दी, पहले ही 2 पैसे की थी वो। आप ये मान के चलिए कि भाई साहब वो सरकारें छोटी छोटी सी आई, मेरा ऑफिस संजय परेशान हो गया, पता नहीं मेरी कितनी बुआओं के लड़के निकल आए, कितने मामाओं के लड़के निकल आए। अजी मैं तो उनका मामा का लड़का बोल रहा हूं, मैं मामा से नहीं मिला, उसके लड़के से कहां से मिलूंगा, सब निकल आए। जैसे ही वो सरकारों का आभा छटी, जैसे ही वो दुकान छटी और हमने वहां से अपना कहा कि थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, उसके बाद वो मामा भी चला गया और उसके छोरे भी चले गए। कल को अगर फिर कुछ आ जाएगा तो फिर मामा भी आ जाएगा, फिर छोरे भी आ जाएंगे। तभी आपसे कह रहा हूं कि सफलता के 100 बाप हैं, असफलता की कोई मां नहीं है। और दूसरा, जीवन एक मिला है, समय एक ही मिला है आपको, वक्त एक ही मिला है, इसके बाद आपको अवसर मिले ना मिले, जिसको अवसर मिलता है आपको, इसीलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। पिछले 40 सालों में, 30 सालों में डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हुए जिनको दूसरा टर्म नहीं मिला, क्योंकि जब उन्हें पहला टर्म मिला तब उनको यह लगा कि दूसरा तो मिल ही जाएगा, और नहीं मिला। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको जो अवसर मिला है ये दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिर इस अवसर की चूक के ग्लानि के साथ जिंदगी जीनी है, या मौका मिला तो चौका मारा था इस खुशबू के साथ जिंदगी जीनी है, ये आपको तय करना है, अपने आप तय करना है। आपने देखा होगा, आप छोटे कस्बे अगर गांवों के लोग हों, आपने देखा होगा हमारे कस्बों गांवों में अपने परिवार की पुरानी पीढ़ी की प्रशंसा करने वाले वही लोग होते हैं जिनकी वर्तमान पीढ़ी खराब होती है जनरली। भाई साहब हमारे बाबा के टाइम में जो 100 बीघे का चक था, भाई साहब अब कितना है?
अब तो ऐसे ही 7-8 बची है जी, बाकी शहर में काम है, क्योंकि आपने 100 का 500 नहीं करा, आपने कुछ बड़ा नहीं सोचा, जो था वही आप। और ये मत सोचना कि आज सही वक्त है तो कल भी आएगा, अगर उसकी चिंता ना करी। अगली जो बात कह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बंद घड़ी भी 2 बार दिन में सही टाइम बताती है। बिल्कुल बंद होती है वो, तब भी लगता है आपको सही टाइम चल रहा है, बंद है भाई, वो आगे चल ही नहीं रही, तेरा टाइम खराब चल रहा है। तो ये जो सोचना है अपने विषय में लगातार कि मैं कहां हूं, तो आपका पहली चुनौती, जिनके माध्यम से आप इस ब्रांड को आगे पहुंचा रहे हैं, जिस संस्थान के माध्यम से, उस संस्थान पर भरोसा करना। अक्सर हम संस्थान पर भरोसा नहीं करते। मुझसे कोई पूछता है कि राम की कहानी में आपको राम के बाद सबसे ज्यादा इंप्रेस कौन करता है, अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे सेशंस में। मैं उनसे कहता हूं भैया मुझे सबसे ज्यादा हनुमान प्रभावित करते हैं। उसका कारण क्या है? हनुमान बेस्ट एम्प्लॉय हैं, सब कुछ है, मार्केटिंग स्किल है, फला वाला, कोई डायमंड सफायर अफायर जो तुम्हारा सब पार कर लिया उन्होंने, जितने भी प्रकार का था सब पार कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली ये कहते हैं कि कंपनी में काम करता हूं, अल्टीमेटली ये कहते हैं कि राम का सेवक हूं। पूरा सागर पार करके जाते हैं माता सीता से मिलने के लिए। परिचय में ये नहीं कहते कि मैं अंजनी का बेटा हूं, मैं ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया हुआ हूं, शंकर के आशीर्वाद से अभिषिक्त हूं, मैं वायु का पुत्र हूं, ये सब नहीं कहते। क्या कहते? राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं राम का दूत हूं, माता जानकी मैं राम का दूत हूं। और कसम भी किसकी खाते हैं? भगवान की खाते हैं, अपनी नहीं खाते। सत्य शपथ करुणा निधान की, उनका वर्णन करता है हमारा शास्त्र। जब वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि वर्णन करते हैं, उनकी सारी कैटेगरी बताते हैं कि ये इन्होंने डायमंड पार कर रखा, ये सफायर पार कर रखा, ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। कैसे हैं? मन के वेग से आगे हैं, वातात्मज वाणी के बेटे हैं, वायु के बेटे हैं, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, वानरों के यूथ के सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं राम की सेना के, है ना। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितेंद्रिय इंद्रियों पर वश है, बुद्धिमानों में सबसे अच्छे हैं। लेकिन आखिर में क्या है उनका परिचय? कंपनी का नाम। क्या कहते हैं? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मैं श्री राम का दूत हूं। जब भी आप संस्थान से बड़े होना प्रारंभ कर देंगे, वहां से संस्थान के आप हित में नहीं रहेंगे और संस्थान भी आपके हित में नहीं रहेगा। संस्थान और व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं। संस्थान की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति की केयर करे, व्यक्ति की चिंता करे और उसकी निजता की रक्षा करे, उसकी इंडिविजुअलिटी की रक्षा करे। लेकिन व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जहां खड़ा हो वो संस्थान के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो कि उसके बिना जब संस्थान हो तो उसे भी महसूस हो और संस्थान को भी महसूस हो। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी। तो सबसे पहला काम जो आपके जिम्मे है वो है आपका कम्युनिकेशन। जिनको आप समझा रहे हैं, जिनको कन्विंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो आपका है ही, आयुर्वेद तो सभी खरीदते हैं, आयुर्वेद में क्या दिक्कत? आयुर्वेद तो सभी को प्रिय है। आपको कन्विंस कर रहा, वो आपका कंटेंट तो करेगा ही, लेकिन आपकी कन्विंसिंग भी लगेगी। आप कैसे कन्विंस करते हैं, किसी को पहुंचाते हैं। और मैं तो स्वयं निजी रूप से मानता हूं, आयुर्वेद का तो मैं बहुत आदर करने वाला और जीवन में रखने वाला व्यक्ति हूं। इस इतने साल के संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से ठीक है, तो उसका एकमात्र कारण, बहुत सारे कारणों में आयुर्वेद भी है कि कोशिश हमको बचपन से ही सिखाया गया है। हमको बचपन से ही सिखाया गया है शाम को ये नहीं खाना है, दिन में ये नहीं खाना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे खेत में गन्ना खड़ा हुआ है, अब हमारे यहाँ लोग आते थे, दिल्ली बंबई वाले में फिल्म कर रहा हूं, उसके प्रोड्यूसर आए थे, 4-5 दिन की सीटिंग थी। अब वो उधर जाए, वो कहे सर ये खा सकते हैं क्या इसे? मैंने कहा हाँ खा सकते हैं, 11 के बाद। अब उसे पता ही नहीं था हमारे इलाके में 11 से पहले गन्ना नहीं तोड़ा जाता। जितने भी त्योहार हैं, जितने भी भारतीय त्योहार हैं, उनमें सब में वैज्ञानिकता है, एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे आयुर्वेद में कंप्लीट साइंटिफिक रीजन है। अब ये जो कंप्लीट साइंटिफिक रीजन है, ये नेक्स्ट जनरेशन को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं तो संजीव आपसे ये भी कहूंगा कि आपका जितना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की भी एक मैनुअल वीडियो 2 अलग अलग, एक तो आपके डायरेक्ट सेलर के लिए और एक जनता के लिए। जनता के लिए बहुत छोटी और इस सेलर के लिए बड़ी। जैसे LIC की पॉलिसी के बारे में, LIC की पॉलिसी इतनी बड़ी होती है ना, उसके नीचे आदमी साइन करता रहता है, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, पढ़ता थोड़ी है। LIC किससे लेता है? आदमी जिस पर भरोसा होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को पैसे ये आदमी पहुंचवा देगा। इसलिए आपने ये जो एनर्जी ड्रिंक बनाया, ये जो आपने एनर्जी बूस्टर बनाया, इसमें क्या क्या है? गुग्गुलू है,
इसमें शतावरी है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें गिलोय है, इस सब के बारे में पता नहीं। मैंने गिलोय पर एक दिन एक लेख लिख दिया, इसका नाम अमृता है, संजीवनी का जो वो था, अमृत का जो वो था पात्र था, उसकी कुछ बूंदें छीन झपट में नीचे गिर गई थी, उनमें से ये पैदा हो गई, ऐसा मैंने लिख दिया। तो मैंने देखा कि मेरा 61-62 लाख का फेसबुक का पेज है, 2, 4, 5, 10 लोगों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी, और आम यूजर को पता भी नहीं होती। आपका भरोसा पता होता है कि ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, और ये भरोसा आपको पैदा करवाना होता है। तो मेरी तो आपसे, आपके प्रति शुभकामना भी है कि ये 6 वर्ष आप यहां तक आए हैं, और मैंने आपको टारगेट बता भी दिया है कि यहां तक आपको पहुंचना है, और मैं आशा करता हूं कि मेरा भी सफर आपके साथ साथ ऐसा ही चलेगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि संजीव ने आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए अपने क्षेत्रीय संबंध का इस्तेमाल करते हुए जो मेरा आर्थिक शोषण किया है, वो आगे नहीं करेगा। शुरू में तो ऐसे ही बता दी, बोले साहब आयुर्वेद और एक ऐसा ही थोड़ा सा गेट टुगेदर है, बाद में टर्नओवर बताया, तब तक डील टर्न हो चुकी थी। तो मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एमबीए के लड़कों से कहा, मैंने कहा तुम फालतू में एमबीए करिए, तुमसे तो चार्ट ही अच्छा रहा है? तो लड़के बोले जी अब क्या करें, कैंसिल कर दें? मैंने कहा नहीं अब कैंसिल मत करना, अब बात इलाके की है, क्योंकि हमको केवल इसी प्रोग्राम में थोड़ी आना, हमें भोजपुर से आधी रात निकलना भी है। ये तो कुछ भी नहीं है, 4 पुरानों कह देगा भाई साहब आएंगे, रोक लियो। हमारे इलाके में ऐसे भी होता है। हमने एक बार मोदी नगर में प्रोग्राम कराया, मोदी नगर से अंदर जाके भोजपुर के पास बाहर नगर पालिका नई नई खुली थी, रामाश्रय शर्मा चेयरमैन हुए थे पहली बार, तो वो जंगल से में को थी नगर पालिका। तो मैंने कवि बुलाए सारे, उस समय कवियों को पैसे नहीं बताए जाते थे, वो 3-4 बजे प्रोग्राम निपटता था। तो मुझसे एक कवि बाहर से मध्य प्रदेश का आया, वो बोला भाई साहब क्या पैसे मिलेंगे? मैंने कहा ये मत सोच क्या मिलेगा, ये सोच ले क्या जा पाएगा, क्योंकि अगर आयोजक ने तुझे यहां से मोदी नगर पैदल जाने के लिए छोड़ दिया तो अंत में जो दशहरा को प्राप्त होगा उस समय घर वाले भी ना पहचान पाएंगे कि कौन छोड़ा गया है। ये सर कम्युनिकेशन, कोई मुझे बता रहा था, हम आपकी कंपनी में से किसी ने मुझे बालक ने बताया सर कि वो संजीव सर भी बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं और एकदम झुमा देते हैं। मैंने कहा भाई इलाके में ही है हमारे में कम्युनिकेशन, ये हमारी गुट्टी में है कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा हमारे यहाँ गंग नहर पे जैन शिकंजी है, देखा जैन शिकंजी वाला? तो वो गर्मियों के दिनों में, लाइव किस्सा है, बहुत वर्षों की बात हो गई, मैं जाता था नैनीताल, तो मैं अपनी पत्नी बेटी को लेके कार खुद चला, पुराने जमाने में तो ऐसे होता ना, गाड़ी खुद चलाओ, हरिद्वार जाके फिर कोने पे खड़े कर दो, फिर हर होटल से पूछो क्या पैसे का कमरा, बिल देगा तो कितना और ना देगा तो कितना होता। अब तो अलग हो गया, पूरी सीरीज हो गई, सब पहले सारा रिसर्च होता है, फिर स्टेट को खबर जाती है, फिर पुलिस लगती है, फिर प्रशासन आता है, नाटक नौटंकी हो गई। पहले तो ऐसे ही होता था। तो मैं वहां खड़ा था, गर्मियों के दिन थे, तो एक पंजाबी परिवार और एक बंगाली परिवार, और गंग नहर उफान पर। उन्होंने जिंदगी में बहुत दिन बाद इतनी बड़ी नदी देखी, वो तो नदी समझ रहे थे इस नहर को। तो बंगाली बोला कि तो भालो नदी बहता है, उनके ऐसे बोलते हैं ना, बंगाली को देखा ना आपने, बड़े प्यारा, बड़ी प्यारी भाषा है, मतलब गोल मुंह करके बोलते हैं, देखते ही पता चलता है कि रसगुल्ला इन्हीं क्या बना होगा, अला मीठा मीठा एकदम। मेरे मन में बड़ा है कि मैं बंगला सीखूं, क्या मीठी भाषा है एकदम, जबान शीरी जबान, के तो भालो नदी बहता है। तो वो एक हमारा पंजाबी परिवार भी खड़ा हुआ था, उसने कहा कि सोनी नदी बहती है। तो वो दोनों आपस में बहस करने लगे, बोले नहीं नहीं नदी बहता है। वो पंजाबी बोला नहीं जी बहती है, वो बहता है बहती है। मैं भी मुस्कुरा रहा था, तो मुझसे बोले जी आप लोकल हो? मैंने कहा अकल से भी, हम तो यहीं के पिलखवे के। तो बोले आप ही बताओ ये नदी बहता है कि बहती है? मैंने कहा ना यू बहता ना बहती हूं तो बहवे है ना बहवे। हमारे क्या कहते, यही तो कहते हैं भाई गजब नदी, भाई वो गजब बहवे। हमारे यहाँ ऐसी भाषाएं हैं। मेरी पत्नी ज्योग्राफी की प्रोफेसर थी, अब तो वो एक बड़े संवैधानिक पद पे चली गई, बाद में प्रोफेसर थी अभी विश्वविद्यालय में। जब हमने प्रेम विवाह किया तो वो ज्योग्राफी में थी बेचारी। अब वो शादी करके घर पे आई तो एक दिन कंफ्यूज सी होके बेडरूम में आके बोली सुनो सुनो एक प्रॉब्लम पड़ गई। मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ गई। बोले वो ये इंगे किस दिशा किधर की तरफ होता है?
क्योंकि उसने कोई सामान मांगा, मेरी मां ने कहा इंगे ही रखा है। अब उसने 4 दिशाएं पढ़ी थी, इंगे पढ़ी ही नहीं थी। मैं क्या फला चीज क्या? बोले इंगे ही रखा है। तो बोली इंगे मतलब किधर रखा होगा? मैंने कि किंगे ही ढूंढ ले। बोली आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंगे उंगे, मिलेगा कहां? मैंने कहा किंगे ही ढूंढ ले, उंगे ही मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ की लैंग्वेज, हमारे यहाँ की भाषाएं, हमारे यहाँ कई बार भाषा भी काम नहीं करती। मैंने कपिल के उसमें कार्यक्रम में सुनाया था, हम जैसे आपके यहाँ क्या है, अन्य भाषाओं में, भारत में या किसी भी विदेश की भाषा में, अंग्रेजी में जैसे आपसे कोई कहे वुड यू लाइक टू हैव टी, तो आप क्या कहोगे? नो आई वुड नॉट लाइक टू हैव टी, नो आई वुड, और आई वुड लाइक टू हैव टी, और नो तो बोलोगे, नो तो बोलोगे ही, है ना। हमारे यहाँ पूछा भाई चाय पिएगा? अच्छा, अब इसका ये जो इसका अनुवाद करके बता दे कोई, जिसकी मां ने व्याकरण पढ़ाया हो, भाई इसका ट्रांसलेशन करके बता दे। इतनी ज्यादा हाजिर जवाबी। देखो हम तो इसीलिए, हमसे लोग कहते हैं साहब आप शो जो करते हो, मुझसे पूछ रहा था एक दिन कपिल भी मुझसे, भैया आप शो जो करते हो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं होती आपकी, सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा होता, वो लिखा रहता ना इसमें चलती रहती है, और 2-2 घंटे निकल जाते हैं कैसे? मैंने कहा भैया हम इलाके में ऐसे पैदा हुए हैं, वहां आदमी सीधी बात करता ही नहीं। हमारे पूरे इलाके में कोई सीधी बात नहीं करता। हाथ में प्लास्टर चढ़वा के आप घूम रहे, अरे के पाल लिया यो, उसका हाथ टूट गया। अच्छा और ज्यादा मजेदार होंगे, भाइयों के तोता सा लिए घूमे। मतलब हमें बचपन से ही सिखाया गया कि हमारे यहां बातचीत हो। एक आप लोगों में से कुछ लोग मेरठ के आसपास के होंगे, हैं कुछ मेरठ के आसपास के? हाँ देखो, नहीं वो तो हरकतों से पता चल जाता थोड़ी देर में, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी देर में अपने आप ही पता चल जाता है कि मेरठ के हैं। ट्रक के पीछे भी लगा रहता है, यहाँ की धूल चंदन से कम नहीं और मेरठ लंदन से कम नहीं। मतलब ऐसा ट्रक जिसमें से मतलब कीचड़ बह रही होगी, उसके पीछे भी महाराम मेरठ लंदन से कम नहीं। मैंने कहा भाई मान लिया तेरा है। मेरठ में तेजगढ़ी चौपले से यूनिवर्सिटी तक वो छोटी वाली मिनी बस चलती थी, अब भी चलती होंगी, हापुड़ अड्डे से चलती थी तेजगढ़ी चौपले तक के लिए। तो वो हम उसमें बैठ के जाते थे, जाड़ों का दिन था साहब। तो वो जो है एक पतला सा आदमी बेचारा चौधरी साहब, वो खिड़की पे बैठा था। तो एक अच्छा भरा पूरा सा आ गया इसके संजीव की तरह वाला, तो आके उसने पतले वाले में गुस्सा मारा, ए परण हो जा परण है। तो बेचारा पतला वाला सरक गया सर्वहारा की तरह थोड़ा, फिर उसने धक्का मारा, ए परण हो जा। तो बेचारा पतला वाला कांग्रेस, उसने कहा चलो कोई नहीं थोड़ा और नीचे हो जाए, भाई अभी इनकी सरकार है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तीसरे बार उसने मोटे वाले ने धक्का मारा ना उसे, तंदुरुस्त वाले ने, ए परण हो जा, तो उसके अंदर का मेरठ जागा पतले वाले का, बोला तने गोद ले लूं के। अब मैं उस खिड़की के पीछे बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था ध्यान से कि बात क्या करेंगे। अब देखो विट देखो, पतला वाला जो शरीर से कमजोर है लेकिन उसकी विट कब खत्म नहीं हुई, तने गोद ले लूं के। अब बड़े वाले ने जैसे ही बोला सेकंड के 100वें हिस्से में जो जवाब दिया वो उससे भी बड़ी विट, बोला तने गोद ले लूं के। तो मोटा वाला बोला क्यों तेरे अपने नहीं होते? ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये जो नेचर है बोल देने की, कह देने की, हमारे इलाके की खुशबू में। हम दुनिया में तर्क चलता है, हमारे कुतर्क चलता है। 2 चौधरी मेरठ में पैंट करने के लिए चले 10-12 किलोमीटर दूर गांव से। तो एक की साइकिल पुरानी थी, उसकी चैन उतर जाती थी, और एक की नई थी। तो नई वाले ने पहले वाले को डिप्रेस करने की कोशिश की, रा सुखपाल तेरी साइकिल तो घनी बुढ़ी होली भाई हो, बार बार चैन उतर जा। उसने कहा हाँ भाई। तीसरी बार उतरी, अरे के कबाड़ा लिए चढ़ा फिर है तो यो बहुत ही खराब होली तेरी साइकिल। तो पहले वाले का डिप्रेशन देखो, उसने कहा, बोला तेरी साइकिल तो बहुत ही खराब होली। बोला क्या हो गया था? पेड़ सा पार साल तेरी भी तो लंबी भाग गई थी। अब उसकी लड़की भाग गई थी, इससे साइकिल का क्या रिलेशन है यार? लेकिन ऐसा कर दिया कि मेरठ तक चुप गया, वो एक लाइन नहीं बोल सका वो उससे। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है,
ये जो प्रोसेस है सोचने का, ये जो फ्रीनेस है, अगर ये आपके बिहेवियर में आ जाएगी तो ये आपके व्यापार में भी काम देगी, ये आपके परिवार में भी काम देगी। इस समय वेलनेस में सबसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है? वेलनेस में सबसे ज्यादा चुनौती की बात क्या है? हम मानसिक रूप से वेल नहीं है, हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हम हार्दिक रूप से स्वस्थ नहीं। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, 6 महीने आदमी बंद रहा कोरोना में। अब कोरोना में बड़ा जबरदस्त काम हो गया भाई साहब, एक आध दिन की छोड़ो, 3 महीने तक वही लुगाई है, एक ही चेहरा देख रहा आदमी, वो उसे देख रही है। शुरू शुरू में तो लोगों ने बहुत फोटो छापे, आज मैंने मैगी बनाई, आज मैंने पास्ता बनाया, आज मैंने ये किया। 2 महीने बाद ऐसा खेल हो गया, बेटा अपने पड़े रहे चुपचाप चुपचाप, फिर गाली देने में लग गए। मतलब कुछ लोगों की निगेटिविटी में देखता हूं इतनी बढ़ जाती है, और अगर आपके अंदर भी हो तो उसका आज से इलाज शुरू करिए। आप कुछ भी लिखिए, वो नीचे गाली लिखेंगे। आप लिखिए गुड मॉर्निंग, हाँ तुम्हारा तो दिन निकल आया, कल रात जो वहां पर आदमी मरा है उसकी तो तुम्हें चिंता ही नहीं है, ले भाई। आप लिखिए गुड नाइट, काहे की गुड नाइट, देश संकट में है, सैनिक वहां खड़ा हुआ है और तुम्हें सोने की सूझ रही है, असली गद्दार तो तुम ही लोग हो और तुमसे लड़ना है इस देश। आप करो भाई मैंने क्या कर दिया, वो अलग ही परेशान लोग हैं। आप देखिए मैं भी प्रोग्रामों में जाता हूं, जैसे आप सब लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं, किसी किसी प्रोग्राम में मैं जाता था, अब तो मैंने छोड़ दिया ऐसी बातों पे ध्यान देना, सामने मुख्य अतिथि बिठा देते थे। अच्छा मुझे लगता था मैं अच्छी बात नहीं कह रहा, शायद ये हंसी नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। हमारे क्या कह रहे हैं ना, मुंह से खेले ना सर से हाल है, तो हिल ही नहीं रहा। मैं थोड़ा और जोर लगाऊं, वो और बैठा रहे। फिर मैंने सोच ही लिया, मैंने कहा भाई इसको नहीं हंसाना, ये तो पैदा ही पुण्यतिथि के दिन हुआ है ससुरा। किसी किसी आदमी को देखो, वो आपको जब मिलेगा वो मरी बातें मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, जिस भी काम को आप कर रहे हो, जिस भी स्तर पर आप हो, जितना भी आपका काम है, जब तक आप इसे इज्जत देते रहोगे ये काम आपको बरकत देता रहेगा। जिस दिन इसको इज्जत देना बंद कर दोगे ये काम आपको बरकत देना बंद कर देगा। जहां भी जाओ, किसी काम में, किसी ऑफिस में जाओ, किसी काम को कर रहे हो, कोई भी पूछे कैसा काम है, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है और अच्छा होगा। आप ये काम 1 साल करके देखना, आपकी प्रगति 200% होगी। और अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया आज ही कुछ ना बचा है, नाश हो गया जी, अब तो बचा ही ना, ये तो सरकार ही निकम्मी निकल गई, बहुत ही बुरा हाल है, 6 महीने में बर्तन बिकने पा जाएंगे। क्योंकि ये जो नकारात्मकता है, आपने देखा हमारे पुराने साधु संतों का, हमारे भगवानों के जो चेहरे बनाए जाते हैं, है ना, फिल्मों में भी जो बनाए जाते हैं, उनके सिर के पीछे एक चक्र चलता रहता है, उनके शरीर के पीछे आभा चलती रहती है। और अब तो ये अमेरिका की लैब्स ने भी सिद्ध कर दिया कि आदमी की एक पर्सनल रिजोनेंस होती है। किसी किसी आदमी से आप मिलो एकदम खुश होता है ना, कई लोग एकदम खुश होते हैं, उनको बाजार में भी फोन करोगे अम्मा मर गई, बोले अच्छा मर गया, बाद में आ रहा, उनके बाद में समझ में आता है कि अम्मा मरी है। पहली बार में तो वो यही सोचते हैं कि कोई सेलिब्रेशन का काम आ गया भाई। वो प्रसन्न ही रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और कई लोग जिनको देखो वो मरे गिरे की बातें हर समय। तो ये जो नकारात्मकता का वातावरण है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। हम कब पैदा हुए? हम पैदा हुए एक ऐसे देश में, ऐसे हिंदुस्तान में जो आजाद है, जिसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है। हम पैदा हुए एक ऐसे भारत में जो सबसे ज्यादा जवान है। हम पैदा हुए एक ऐसे देश में जिसकी नींव गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे बड़े शासकों द्वारा रखी गई है। और हम पैदा हुए हैं ऐसे भारत में जिसके बेटे दुनिया के सबसे बड़े सिंहासनों पर राज कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा सर्वाधिक ज्ञान कौन बांट रहा होता है? जो बाहर जाके आए या बाहर चले गए। इंडिया में तो ऐसा होता है, इंडिया में तो ऐसा होता है। भाई आके करना, घर में आके अगर कुत्ता पॉटी कर गया तो घर का बेनामा दूसरे के नाम थोड़ी करेगा। क्या करेगा? पहले सबसे पहले तो पॉटी साफ करेगा, फिर कुत्ते के पिछवाड़े पे 2 ऐसे अंकित करेगा कि कुत्ता आगे ना आ सके। यही तो करेगा, बाहर निकालेगा उसे। तो यहां जहां हो आप, जिस देश में हो, जिस व्यवस्था में हो, उसको सही करना, उसको साफ करना, उस संस्थान को ठीक चलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। अब मैं इसको वाइंड अप करता हूं इतनी देर के संवाद को। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में तुम हुए
वही तो अपने लिए बड़ा है, आह तुम्हारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है, कितना सारा स्पेस पड़ा हुआ। ये मत सोचो कि 400-500 पे आए हो, ये सोचो कि कितना पड़ा है, किन परिवारों तक पहुंचे हो। ये मत सोचो कितना भारत पड़ा है। बाटा ने जब हिंदुस्तान में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, आपको पुरानी कहानी मैनेजमेंट वाले सिखाते हैं, मैनेजमेंट की हर क्लास में सिखाई जाती है। बाटा ने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे तो 2 लोगों को भारत में 2-2 महीने के लिए भेजा था, और दोनों ने 2-2 महीने बाद रिपोर्ट दी। उसके बाद इंडिया हेड बनाया। एक ने तो ये कहा कि भारत में चप्पलें नहीं बिक सकती, कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। आज से 150 साल पहले चप्पल कोई पहनता नहीं था, पैदल चलते थे, इसलिए वहां बाटा को शोरूम खोलना, बाटा की दुकान खोलना ठीक नहीं रहेगा। दूसरे ने कहा सबसे ज्यादा यहीं बिकेंगी क्योंकि यहाँ किसी के पैर में चप्पल है ही नहीं, हर पैर को चप्पल चाहिए कि हम मदद पैदा कर देंगे और चप्पल पहुंचा देंगे। बाटा ने दूसरे वाले को कहा तुम जाके बेच के आओ, और आज भी चप्पल बिकती है। और दूसरी बात और बाटा में सबसे अच्छी थी उस जमाने में, जो आज तक है, आपने बाटा का प्रोडक्ट कभी भी उठाया होगा, उस पे क्या लिखता है? 1270 रुपए 99 पैसे लिखा रहता है ना। आप में से किसी को पता है क्यों लिखा रहता है 116 रुपए 99 पैसे? 99 पैसे क्यों लिखते हैं? मैं आपको बताता हूं। बाटा ने पहली चप्पल जब बनाई थी आज से 250 साल पहले, उसकी कीमत 99 सेंट थी। तो बाटा के ओनर ने कहा कि जिंदगी भर चाहे 1 करोड़ का जूता बेचो, उसके पीछे 99 पैसे जरूर लगाना, ताकि अपनी औकात याद रहे कि चले कहां से थे, शुरू कहां से हुए थे, पहुंचे कहां से। अन्यथा अक्सर लोग भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में आदमी थोड़ा पैसा कमा ले, थोड़ा यश कमा ले तो भूल जाता है। मैं अक्सर देखता हूं ऐसी मूर्खताओं को, और हंसना भी अकेले बैठ के। दिल्ली से बंबई, ये रहा एयरपोर्ट, दिल्ली से बंबई सीधी फ्लाइट में बैठ के जाओ विस्तारा की में, बिजनेस क्लास में, 40,000 का टिकट है ना। और वो नया नया रईस हुआ कोई आपके आके बैठ जाएगा बगल में और देखेगा कुमार, हेलो कुमार जी, हेलो जी जी, फ्लाइंग टू बॉम्बे, जहाज सीधा जा रहा है। फ्लाइंग टू बॉम्बे? मैंने कहा ना, रास्ते में कोटपुतली कूदूंगा छाता लेकर। फिर कहेगा वेरी फनी, वेरी फनी, यू मस्ट बी जोकिंग, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी, अब मजाक हम करते हैं। अबे जब जहाज वहां जा रहा है, हैं? वो आलू काट के उबाल के, यही होटल जिसमें हम बैठे, उसको उबाल के गरम मसाले में, और उसके ऊपर थोड़ा धनिया वनिया डाल के ले आएंगे। कॉटेज पटेटो बेक्ड, पता इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखेंगे उसमें। मैंने कहा भैया हाई स्कूल करवा रहा है कि रोटी खिला रहा है? तो आदमी, अब जैसे ये 5 स्टार होटल है ना जी, अब हम यहाँ आए कि साहब कुमार विश्वास का शो होगा, तो हमारी कंपनी ने लिख के भेज दिया भैया जिस होटल में शो होगा उसमें एक स्वेट आपको रखना पड़ेगा उनके लिए। और वो नीचे वो लॉबी मैनेजर भी मिल गया, होटल का मैनेजर भी आ गया, कुमार विश्वास आए जी, तो वो क्या लड़की छोड़ने जाती है ऊपर, सर वेलकम सर वेलकम, फिर वो आपको कमरा दिखाती है ना, 250 मीटर में, उसमें आप अकेले, गुल्लक में चवन्नी, सर दिस इज योर डाइनिंग स्पेस, सर दिस इज योर ड्राइंग स्पेस, सर दिस इज योर बेडरूम। अब वो बेड देखा मैंने, तो मैंने उस पर कहा कि मैडम मैं इस पे सोऊंगा कहाँ? सर दिस इज योर बेड। मैंने कहा इस पे 12 तकिए ऑलरेडी सो रहे हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला, चौकोर वाला, एक तो वो लंबा वाला होता है गोल। मैंने पूरी 2 रात लगाई सोचने में कि लगाया कहां जाता है। मैंने रामदेव जी को फोन करके पूछा भैया योग वोग में काम आता है ये? फिर उनको नीचे फेंको, फिर उस पर सो है। हिंदुस्तान में आदमी बड़ा होते ही सबसे पहले जड़ को भूलता है। और ध्यान रखना, दुनिया का, प्रकृति का नियम है, जिस पेड़ की फुनगी जमीन से उतनी ऊपर होती है, उतनी ही प्रोपोर्शनेट हाइट नीचे जमीन में जड़ में होती है। हम जड़ों का आदर ही नहीं करते हैं। अच्छा, फिर वो लड़की पूछेगी सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आज भी हमारे साथ हुआ था, गरम चाय इतनी अच्छी थी कि मुझे आइस क्यूब मंगाने पड़े कि इसमें आइस ही डाल लूं। मैं उससे कहता हूं कि भाई वो चाय पिलवा दीजिए, तो फिर 5 स्टार में चाय आएगी।
गर्म पानी अलग, दूध अलग, वो आत्महत्या वाली चाय आती ना से यूं, लूडो वाली चीनी, चौकोर आती है वो, मार्शमेलो उसको बोलते हैं। हिंदुस्तान बड़ा महान देश है, पैसा बढ़ते ही आदमी की लैंग्वेज बदल जाती है। ये रहता मोदी नगर के भोजपुर में, वहां जब रिश्तेदार आते होंगे, अरे वो टीकरी वाले आए हैं, नींबू पानी बना दो, ये तो नींबू पानी। गाजियाबाद आ गए, शिकंजी बना लो। दिल्ली आ गए, लेमनेड। वो 5 स्टार होटल में वर्जिन मोहितो है। सुसरे निरा नींबू पानी पिला रहे हो, इसे क्या वर्जिन मोहितो बोलो तुम इसे, हैं? अब वो चाय आएगी साहब, उसमें फिर उसे आत्महत्या कराओ 3-4 बार, तब तक पानी का मनोबल टूट चुका होता है। उस गर्म पानी के समझ में आना बंद हो जाता है कि मेरे साथ क्या करने वाले हैं लोग। फिर उसे चम्मच से घोल के पियो भाई साहब, ओ हो स्वाद मत पूछो भाई साहब। मतलब कह नहीं सकता आयुर्वेद के कौन से काढ़े से खराब होता है वो। तो देसी रहिए, जमीन पर रहिए। आप राजस्थान में काम करते हैं, राजस्थान में आपकी फैक्ट्री है, राजस्थानी में एक कहावत है, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। पृथ्वी पर ही लौटना पड़ेगा। तो चलते चलते आपको कुछ मुक्तक सुना देता हूं, क्योंकि बिना कविता सुनाए तो जाने नहीं दोगे। और ये इस शर्त पे सुना रहा हूं कि अगली साल तक जो टारगेट है उसे दुगना कर लोगे और मेरा पेमेंट भी दुगना कर दोगे। ये तो खैर मजेदारी की बात है। मेरा बड़ा मन रहता है कि भारतीय कंपनियां, हिंदुस्तान में काम करने वाले लोग बड़े, अगर आपको मैं यहीं देखूं कहीं, मेरे घर पर कुछ प्रोडक्ट्स ये भेजे हैं, मैं उन्हें यूज करूं, ये तो सामान्य सी बात है। मेरा मन करता है कि हिंदुस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी हों, इतना ग्रो करें कि मैं ग्रीस जाऊं सेंटोर्नी में छुट्टियां मनाने, और 1200 या 1500 पाउंड का कमरा हो, और मैं उस कमरे को खोलूं और जब वॉश बेसिन पे जाऊं और मुझे कोई खूबसूरत महकता हुआ प्रोडक्ट रखा मिले जिससे मैं फेस धोऊं या हाथ धोऊं और उठाकर देखूं तो उसके कोने पे कहीं मेड इन इंडिया लिखा हुआ नजर आ जाए तो अच्छा लगे। तभी तो सफलता है, तभी तो बात है। और मैं आशा करता हूं कि आप वहां तक का आकाश छुएंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे। लव यू ऑल। वो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रगति करते रहिए, आगे भी आते रहे। बहुत लव यू ऑल, थैंक यू।